हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नागराज की एक शानदार कॉमिक्स खजाना। दोस्तों, हमने जो है नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज अपलोड की थी नागपाशा कॉमिक्स के बाद। वो इसलिए अपलोड करी थी क्योंकि खजाना सीरीज कॉमिक्स के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि उसकी कुछ कहानी इसमें रिपीट होने वाली है, ताकि वो कॉमिक्स आपको पता रहे उस कॉमिक्स में क्या था। प्रथम कॉमिक्स को हमने इसीलिए पेश किया था। अब हम इसकी जगह खजाना की अगली कॉमिक्स, अभी इस खजाना को पेश कर रहे हैं। ये खजाना सीरीज़ की 5वीं कॉमिक्स है और ये खजाना सीरीज़ की शानदार फिनाले कॉमिक्स भी है। इसी में नागराज को सारे रहस्य उजागर होंगे। अगर आपने खजाना सीरीज से पहले खजाना की 4 कॉमिक्स हैं, शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, जहर और नागपाशा नहीं पढ़े हैं तो हमारे ज़रूर पढ़ लीजिए, तभी ये कहानी आपको क्लियर होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार महाधमाका कॉमिक्स खजाना। खजाना नागराज, इस कॉमिक विशेषांक के साथ एक ट्रेडिंग कार्ड मुफ्त। ये नागपाशा का आप ये रूप देख रहे हैं, ऐसा रूप आप पहले किसी और सीरीज़ में भी देख चुके हैं। वो सीरीज़ भी हम लाएंगे, उसमें 5 सेल और बढ़ गए थे इसके। नागराज, नागराज ईयर 1996। नागराज अपने चाचा नागपाशा की बातों के जाल में फंसकर अपने अतीत से जुड़े रहस्यों को जानने और तिलिस्म में रखे खजाने को हासिल करने निकल पड़ा। तिलिस्म की जानलेवा भयंकर मुश्किलों को पार करता हुआ नागराज जब वह खजाने के बक्से तक पहुंचा तो नागपाशा भी वहां अपना असली रंग दिखाने पहुंच गया, लेकिन नागराज और नगीना उसको भगा देने में सफल हो गए। फिर नागराज और नगीना ने उस बड़े बक्से को खोला और यह देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि बक्सा खाली था। ना उसमें नागराज के अतीत से संबंधित कोई पांडुलिपि थी और ना ही था अकल्पनीय बेशकीमती खजाना। यह है वो लास्ट सीन जो नागपाशा कॉमिक्स में देखा था। खजाना एकदम डब्बा बॉक्स एकदम खाली। नागराज और नगीना के मस्तिष्क अभी तक साए साए कर रहे थे। कुल देवता कालजयी जैसे अपराजिक शक्ति वाले प्राणी के होते हुए आखिर खजाना और उसमें रखी पांडुलिपि ले कौन गया? नहीं, कालजयी के रहते यह खजाना कहीं नहीं जा सकता था। यह खजाना कालजयी के अंतर्धान होने के बाद गायब हुआ है। यानी जिसने भी खजाना गायब किया है उसने यह खजाना तब गायब किया होगा जब हम नागपाशा से लड़ रहे थे। कमाल है, आखिर वह रहस्यमय शख्स हो कौन सकता है जो न सिर्फ खजाने के बारे में जानता है बल्कि उसको तिलिस्म के अंदर से पलक झपकते ही ले जाने की क्षमता रखता है। अगर मुझे 1 मिनट, यह बक्से में क्या पड़ा हुआ है? फेस मास्क? ये तो कोई फेस मास्क है। फेस मास्क ज़रा दिखाना तो। नगीना ने फेस मास्क का मुआयना किया तो उसकी आंखें फैलती चली गईं। ओहो ओहो, क्या हुआ नगीना? खजाने को ले जाने वाले का पता? ओहो, यह मैं जोश में क्या बकने जा रही थी। क्या कह रही थी तुम नगीना? कुछ नहीं, पहले इस डरावने तिलिस्म से बाहर तो निकलो। वो तो ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे नगीना? जिस रास्ते से हम अंदर आए थे उसी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, उस कोने से रोशनी आ रही है। कमाल है, यहाँ पर तो एक दरवाज़ा सा खुल रहा है। यह ज़रूर इस तिलिस्म का निकास मार्ग है जो तिलिस्म टूटने के बाद अपने आप ही खुल जाता है। यानी वह खजाने को ले जाने में वाला भी यहीं से खजाना ले गया होगा। अभी वह ज़्यादा दूर भी नहीं गया होगा। जल्दी ही। ओह, खुली हवा। अब मेरा काम ख़त्म हुआ नागराज। मैं एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी उतनी कर दी। अब मैं चलती हूँ, कई ज़रूरी काम निपटाने हैं। इतनी भी क्या जल्दी है नगीना?
पहले मुझे यह तो बताती जाओ कि वह मास्क किसका था, कौन ले गया है मेरे खजाना और पांडुलिपि। यह मुझे क्या पता नागराज। तुमको पता है नगीना, खजाने के बॉक्स में पड़ा हुआ मास्क पहचान गई थी। बताओ किसका है वह मास्क। यह जानकर तुम क्या करोगे नागराज। तुम्हारा खजाना तो चला गया, खोई हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती। और अब मुझे भी जाने। नहीं नगीना, तुम्हारी बातों से धोखे की बू आ रही है। बगैर मुझे बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। तू मुझे रोक नहीं सकता नागराज। वैसे तो मैं अदृश्य होकर भी यहाँ से जा सकती हूँ, पर मुझे सच्चाई बताए बगैर अगर मैं चली गई तो मेरा दिल मुझे कचोटता रहेगा। तड़ाक, आहा। तुमने मुझ पर वार किया नगीना, पर क्यों। दुश्मन पर सिर्फ वार ही किया जाता है नागराज। दुश्मन? पर तुम तो मेरी मित्र हो। तुमने मेरी मदद की, दूसरे विलनों से मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी मित्र सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनी थी नागराज, और दूसरे विलनों से तुम्हारी जान मैंने सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि खजाना उसी को मिलता जो तुम्हारी जान ले लेता, और मैं ये नहीं चाहती थी कि खजाना मेरे अलावा कोई और हासिल करे। और साथ ही साथ मुझे नागपाशा की नीयत पर भी शक हो रहा था, इसलिए बाद में मैं तुम्हारी मित्र बन गई। अगर नागपाशा मुझे धोखा देता तो मैं तुम्हारी सहायता से उसे ख़त्म कर देती, और अगर वह खजाना मुझे दे देता तो मैं तुमको नागपाशा के हवाले कर देती। दोनों ही परिस्थितियों में जीत नगीना की होती नागराज। अच्छा किया जो तूने अपना असली रूप मुझे दिखा दिया नगीना। तेरे जैसे दोस्ती के अमृत में विश्वासघात का जहर घोलते हैं। अब मैं तुझे सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। ये बच्चों वाले खेल छोड़ो नागराज। वैसे तो तेरे बंधनों से मैं अदृश्य होकर भी निकल सकती हूँ, लेकिन अदृश्य होने के लिए मुझे अपनी शक्ति का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता, और मैं अपनी शक्ति अभी बचा कर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खजाना भी हासिल करना है, और उस दुश्मन से लड़ने के लिए भी मुझे शायद पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। फिर भी नागतंत्रिका नगीना की शारीरिक शक्ति ही तेरे नाग बंधनों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और अब मैं तेरी अति शीघ्र मौत का इंतजाम कर दूं, क्योंकि जितनी देर तक मैं तुझसे लड़ती रहूँगी उतनी देर में खजाना मुझसे दूर होता जाएगा। इससे पहले कि नागराज संभल पाता, वह नगीना के जाल में फंस चुका था। आह, मुझे दम घुटता सा महसूस हो रहा है। यह नगीना की तंत्र ऊर्जा कवच है नागराज। इसमें सिर्फ तेरी चंद सांसों लायक हवा है, उसके बाद तुझे मिलेगी एक दम घोटू और दर्दनाक मौत। और तुम ना तो इन दीवारों को तोड़ सकते हो और ना ही ज़मीन से चिपके हुए इसके आधार को ऊपर उठा सकते हो। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागराज, लेकिन मेरे पास यह सुनहरा नज़ारा देखने के लिए का वक्त नहीं है। मैं तो चली। ठहरो नगीना। आवाज़ की दिशा में घूमी नगीना की आंखें फैलती चली गईं। तुम? हाँ, मैं नगीना। इसी दौरान और फिर मैं कालभुजंग की खो के रास्ते से यहाँ तक आपके पास आ गया। यानी तुम्हारे हाथ असफलता ही लगी। उफ, इतने वर्षों और इतनी मेहनतों के बाद मैं नागराज के बल पर खजाने तक पहुँचा, लेकिन सब बेकार गया। खजाना पहले से ही कोई और उड़ा ले गया। लेकिन वह था कौन? मेरे नागराज और नगीना के सिवा कौन था वो जो खजाने के रहस्य को जानता था? शायद मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूँ नागपाशा। क्या मतलब? मेरे संदेह के दायरे में एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन यह संदेह गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का बहुत वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला है। हो सकता है वह मर चुका हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरु ने नाम बताया तो नागपाशा यूं चुका जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ उसको चुबो दी गई हों। अब आप ठीक कहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव। ज़रूर वही होगा, क्योंकि हमारे अलावा एकमात्र वही शख्स उस खजाने और तिलिस्म के बारे में जानता है। खजाना गायब होने में कहीं ना कहीं उसका हाथ ज़रूर है, लेकिन वह होगा तो होगा कहाँ? कहीं भी होगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा अपने नियंत्रणों के सहारे।
जबकि इधर फेसलेस, मैं तुमको ढूंढने ही जा रही थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम मुझे ढूंढ रही थी, पर क्यों? इतने भोले मत बनो फेसलेस। खजाने के बक्से में मांस छोड़ने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, और वह यह कि तुम सबको यह बताना चाहते हो कि खजाना तुम ही ले गए थे। अब बताओ वह खजाना कहाँ है? फेसलेस जहाँ भी जाता है अपनी निशानी यानी मास्क ज़रूर छोड़ता है। वैसे फेसलेस ने आज तक अपनी ये निशानी खाली इसी कॉमिक्स में छोड़ी, उसके बाद कहीं और छोड़ी नहीं। ड्रैकुला सीरीज में भी फेसलेस ने कहीं निशानी छोड़ी। और रही सबको बताने की बात, तो तुमने यह नहीं सोचा कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि तुम मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पास आ जाओ और मैं तुमको पकड़ सकूं, और जब अब नागराज को आज़ाद कर दो नगीना, वरना मैं तुम्हारे बदन की सारी हड्डियों को तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ताड़। आहा, यानी तुम नागराज के दोस्त? मामला बहुत जटिल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। आखिर ये फेसलेस है कौन? खैर कोई भी हो, अब खजाने का पता तो ये मार खाकर ही बताएगा। उधर नागराज तंत्र कवच से बाहर निकलने की जी तोड़ मगर नाकाम कोशिश कर रहा था। आहा, मेरा दम घुटता जा रहा है, और मैं अपनी सारी कोशिशों के बावजूद ना तो इस खोल को तिल भर भी हिला पा रहा हूँ और ना ही दीवारों को तोड़ पा रहा हूँ। नागराज की मौत चंद पलों की दूरी पर ही खड़ी थी, लेकिन उसके मददगार की कोशिशें जारी थीं। ओह, यह क्या? मेरी मांत्रिक किरणें इस पर बेकार साबित हो रही हैं। तेरी इन मांत्रिक किरणों का वारों का मुझ पर असर होने वाला नहीं है नगीना, क्योंकि तेरे सारे तांत्रिक वारों को मेरा यह ताबीज़ सोखने की क्षमता रखता है, लेकिन मेरे वारों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ताड़। इसलिए अपने बदन पर तरस खा और नागराज को आज़ाद कर दे। नागराज भी आश्चर्यचकित था। तड़ाक। ये फेसलेस तो वही है जिसका मांस खजाने के बक्से में पड़ा हुआ था, यानी खजाना यही ले गया है। इस हिसाब से तो इसे मेरा दुश्मन होना चाहिए, लेकिन यह तो नगीना से मेरी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। खैर, अब अगर कोई मुझे बचा सकता है तो सिर्फ फेसलेस। फेसलेस नागराज को बचा तो ज़रूर लेता अगर वह खुद बच पाता तो। तू एक गलती कर गया फेसलेस, जो मुझे ताबीज़ के बारे में बता दिया। अब अगर मैं तेरे ताबीज़ को नष्ट कर दूं तो तू बेबस चूहे जैसा हो जाएगा। नगीना ने अपनी सारी शक्ति को मुट्ठी में बंधे ताबीज़ पर केंद्रित कर दिया। सर्राट। और फेसलेस के गले से उबलती चीखों की आवाज़ें तेज और तेज होने लगी। या आ। आखिरकार नगीना की तंत्र शक्तियों के आगे फेसलेस का ताबीज़ टिक नहीं सका। कड़ुम। अब नगीना की बारी थी। अब बता, कहाँ पर छुपा रखा है तूने खजाना? कर्रच। आहा, नगीना ने फेसलेस को बेबस कर दिया है। अब तो मुझे फेसलेस की को बचाना पड़ेगा। आहा, लेकिन कैसे? एक मिनट। इस तंत्र कवच में एक कमज़ोरी है, वह यह है कि इसकी तली नहीं है। मेरी सर्प सेना इस पथरीली ज़मीन में सुरंग तो नहीं बना सकती, लेकिन चट्टानों के बीच दरारों में घुसकर चट्टानों के जोड़ को कमज़ोर कर सकती है। और एक बार ये जोड़ कमज़ोर हो जाए तो मैं अपनी बची कुची शक्ति का इस्तेमाल करके इस कैद से आज़ाद हो सकता हूँ। कड़ाक कड़ाक कड़र्स। उधर नगीना के वार फेसलेस को तड़पने पर मजबूर कर दे रहे थे। बता बता, कहाँ पर छिपाया तूने वह खजाना? सटाक। लेकिन फेसलेस ने तो जैसे ना बोलने की कसम खाई हुई थी, चाहे नगीना उसकी जान ही क्यों न ले ले। ओहो, नगीना तो फेसलेस की जान लेने पर उतारू है। मुझे इसे, अरे यह क्या? नगीना जब तंत्रवार करती है तब तब इसके गले में लटकी खोपड़ी चमकने लगती है, लेकिन इस बात पर मेरा ध्यान कभी क्यों नहीं गया? शायद इसलिए क्योंकि मैं नगीना को पहली बार किसी और से लड़ते देख रहा हूँ। लेकिन इस बात का मतलब क्या हो सकता है?
खैर यह मैं बाद में सोचूंगा, अभी तो मुझे फेसलेस की जान बचानी है। वक्त बहुत कम था। नगीना ने फेसलेस की गर्दन अपने तंत्र शिकंजे में कस ली थी। बता, बोल, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मास्क के अंदर फेसलेस की आंखें अपने कटोरों से बाहर उगल आई थीं और मौत उसकी तरफ एक एक इंच करके बढ़ रही थी। लेकिन तभी नगीना का शिकंजा खुल गया। आहा, यह कौन? तड़ाक! नागराज, तुम आज़ाद कैसे हो गए? यह सोचना छोड़ो कि मैं आज़ाद कैसे हो गया नगीना, बल्कि यह सोचो कि तुम आज़ाद कब तक रहोगी। नगीना को तो कालदूत भी कैद करके नहीं रख सका नागराज। नगीना आज़ाद थी और आज़ाद ही रहेगी, और साथ ही तुझको भी आज़ाद करा के जाएगी इस दुनिया से। नगीना की तंत्र शक्तियों के सामने मेरी सर्व शक्तियाँ कुछ नहीं हैं। लड़ाई जीतने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे, नगीना के मुझ पर वार करते ही ये खोपड़ी फिर चमकने लगी। कहीं ये खोपड़ी ही नगीना की शक्तियों का केंद्र तो नहीं? खैर, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खोपड़ी की माला इसकी गर्दन से अलग करते ही सच्चाई का पता लग जाएगा। नागराज ने बिजली की तरह लपक कर खोपड़ी की डोरी को थाम लिया, लेकिन उसका शक्तिशाली झटका भी डोरी को नगीना के शरीर से अलग ना कर सका। ओहो, तो तू यह तंत्रमुंड पाने की कोशिश कर रहा है? यानी तू समझ गया कि मेरी असीमित शक्तियों को असीमित बनाने वाला यह मुंडी है? तड़ाक! इसके बगैर नगीना की शक्तियाँ इतनी घातक नहीं रह जाती। इनके संपर्क में नहीं रहने पर मैं अपने अदृश्य शक्ति और प्रतिरूप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन एक बात और सुन ले, यह खोपड़ी की डोरी संतृत है। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे काट नहीं सकती। यह तंत्रमुंड नगीना के शरीर से कभी अलग नहीं हो सकता। सर्राट! नगीना की बात में सच्चाई लगती है। मेरे शरीर में अनगिनत सर्पों का असाधारण बल है, फिर भी मैं इस मामूली सी दिखने वाली डोर को तोड़ नहीं सका। अब कोई और रास्ता ढूंढ निकालना होगा, अति शीघ्र। कड़ाक! एक मिनट। नगीना के अनुसार इस संसार की कोई भी शक्ति मंत्रित डोरी को नहीं काट सकती। लेकिन अगर शक्ति संसार के बाहर की हो तो? जैसे कि ये नागफनी सर्प जो देव कालजयी ने मुझे आशीर्वाद में दिए हैं। ये नागफनी सर्प नागराज को नागपाशा कॉमिक्स में मिले थे। शायद ये नगीना के तंत्रमुंड की मंत्रित डोरी को काट सकें। नागराज की तरकीब काम कर गई। कट! नागफनी सर्पों के तेज नेज़ों ने डोरी को काट दिया। खोपड़ी दूर जा गिरी, लेकिन नगीना की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कड़ाक! कड़ाक! यह क्या? आश्चर्य मत करो नागराज, ये खोपड़ी तब तक मेरी शरीर के घेरे के अंदर रहेगी, तब तक इसकी शक्ति मुझ तक पहुंचती रहेगी। तो फिर मैं ऐसा इंतजाम कर देता हूँ नगीना कि ये तंत्र किरणें तुम तक ना पहुँच सकें। नागराज के सर्पों ने खोपड़ी को ढक लिया और नगीना तक ये तंत्र किरणों का पहुँचना बंद हो गया। पसीने पसीने हो उठी नगीना, लेकिन फिर भी उसने कदम पीछे नहीं हटाए। तड़ाक! अब तेरे वारों का असर मामूली रह गया नगीना। यह बात तूने ही मुझे बताई है ना, और अब मैं तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा। वाह नागराज! धड़ाक! तड़ाक! जरा बहती गंगा में मुझे भी हाथ धो लेने दो। ताड़! आहा! नगीना की शक्ति को कम करके चूहे अपने आप को शेर समझ रहे हैं। लेकिन एक बार अगर तंत्रमुंड मेरे हाथ में आ गया तो उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं। नगीना सब कुछ भूलकर खोपड़ी की तरफ लपकी और उसके हाथ में कई विष भरे दांत आ गड़े, और उन काटने वाले सर्पों में नागफनी सर्प भी शामिल थे। वैसे तो नागतंत्रिका नगीना पर सांपों का विष बेअसर था, लेकिन इन विषों में नागफनी सर्पों का विष भी शामिल था। वे नागफनी सर्प जिनके विष दंतों में भरा था कालजयी देव का विष। नगीना पर नशा छाने लगा। आहा, मेरा सिर घूम रहा है। इस अवस्था में मैं नागराज और फेसलेस का एक साथ सामना नहीं कर सकती। अब मुझे अपनी शक्ति को एकत्र करना होगा, और उसके बाद मैं फिर वापस आऊँगी और इन दोनों से निपटूँगी।
अभी मैं तंत्र मुंड के संपर्क में हूँ, इसलिए अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ। नागराज, ये तो अदृश्य हो रही है, हम इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फेसलेस, जी हाँ। इसके बाद ये नगीना वापस आई थी विनाश कॉमिक्स में, जिसमें उसे मिस्किलन ने फिर से उसके तंत्र मुंड की शक्ति दी थी, और तूतेन खामेन ने भी। वह कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी हो तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मुझे इसकी कमज़ोरी का पता चल गया है, अगली बार ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद नागराज। नागराज के चेहरे पर मित्रता का कोई भाव नहीं उभरा। मैंने तुम्हें नागपाशा के अड्डे पर बाकी विलेंस के साथ देखा था, और तुम उन्हीं में से एक हो। तुमने नगीना से मेरी जान बचाने के लिए एवज में जो एहसान किया वह बराबर हो गया। अब चुपचाप मुझे खजाना सौंप दो। नागराज के वे तेवर देखकर एक पल के लिए शहर उठा फेसलेस जल्दी संभल कर बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो नागराज, मैं उनमें से नहीं हूँ। नागपाशा के अड्डे पर मैं एक खास मकसद के तहत मौजूद था। रही बात खजाने की, तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। वह मेरे पास तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो उसे ले जा सकते हो। अगर ऐसी बात है तो तुमने खजाना तिलिस्म से क्यों उड़ाया? बचाव के लिए। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह खजाना नागपाशा के हाथ पड़ चुका होता। इसलिए जिस समय तुम और नगीना नागपाशा से लड़ाई में व्यस्त थे, तो मैं चुपके से सारा खजाने को वहाँ से उड़ा कर ले गया। और ये पीछे वही सीन चल रहा है। शानदार सीन था उस नागपाशा कॉमिक्स का कि नागराज नागफनी सरगों से नागपाशा का सिर उड़ा रहा है। लेकिन तुम उस तिलिस्म में पहुँचे कैसे? कौन हो तुम? समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा नागराज। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हें खजाने रूपी तुम्हारी अमानत सौंप दूँ। कहाँ ले जाना चाहता है ये मुझे? कहीं ये मुझे फिर किसी जाल में नहीं फंसा देगा? मुझे इससे पूरी तरह सावधान रहना होगा। नगीना के साथ धोखा खाने पर नागराज को शक होने लगा था, कहीं फेसलेस भी तो धोखेबाज नहीं है। और वहाँ से थोड़ी दूर पर किसी की आंखें फटी जा रही थीं। पता नहीं भय से या आश्चर्य से। कौन हो तुम? ये आंखें प्रोफेसर नागमणि की थी। वह अभी अभी होश में आया था। मैं लद्दाख से यहाँ तक कैसे आ गया? मैं तो खाई में गिर रहा था, मैं बच कैसे गया? जी हाँ, ये जहर कॉमिक्स में था, जब नागमणि ने खाई में गिरकर आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। बचाया था वैदाचार्य ने। जब हमने देखा था एक कपड़ा पकड़ के उसे बचा रहे हैं। तेरे सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। मेरा नाम वैदाचार्य है, और खाई में गिरने से हमने तुमको बचाया। लेह के इस स्थान पर हम ही तुमको लाए हैं नागमणि। तो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और अरे तुम तो अंधे हो, तुमने मुझको पहचाना कैसे? प्रत्येक प्राणी का शरीर एक खास प्रकार की तरंगें छोड़ता है नागमणि, और उन तरंगों से मैं उसकी पहचान के साथ साथ उसका भूत, वर्तमान और भविष्य भी छिपा रहता है। मैं इन तरंगों को उतनी आसानी से पढ़ सकता हूँ जितनी आसानी से तुम एक किताब पढ़ सकते हो। परंतु तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है नागमणि, मुझे दिलचस्पी है नागराज में। यह सुना गया है कि तुमने नागराज को शिशु अवस्था से कहीं से पाया था और फिर उसको नाग शक्तियाँ प्रदान की। हमको इस कथन पर विश्वास नहीं है, हम सत्य जानना चाहते हैं। साथ ही साथ यह भी जानना चाहते हैं नागराज तुमको कहाँ मिला, उसकी स्थिति और आयु क्या थी। जब तक ये अंधा बूढ़ा बड़बड़ा रहा है तब तक मैं यहाँ से फूट लेता हूँ और बुढ़े को हवा से बातें करने देता हूँ। लेकिन ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। कौन सा है ये इलाका? हाँ, ये वही पर तो पास में मंदिर है जहाँ से मैं नागराज को उठाकर लाया था। इस इलाके से बाहर निकलना तो मेरे लिए बायां का खेल है। वह बूढ़ा तो मेरी परछाई तक भी नहीं पा सकता, क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क। आहा, ताड़। हाँ, तो तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? पर मैं तुम्हारे सवालों को जवाब नहीं दूंगा। क्यों दूं? हम भविष्यवक्ता जोशी हैं नागमणि, योद्धा नहीं हैं, वृद्ध भी हो गए हैं, लेकिन हमारे हाथों में अभी भी वह ताकत है जो तुमको सत्य बोलने के लिए बाध्य कर दे। कड़कड़ा उठी नागमणि की कलाई। ठहरो ठहरो, बताता हूँ। लेकिन नागमणि कुछ बोल पाने से पहले ही, आचार्य जी, ये तो फेसलेस की आवाज़ है, लेकिन मैं किसी और की भी शारीरिक तरंगें ग्रहण कर रहा हूँ। ये तो नागराज है। नागराज?
नागराज अपनी अमानत को लेने आया आचार्य जी, अवश्य मिलेगी। लेकिन पहले नागराज का ध्यान कहीं और चला गया था। नागमणि ये जिंदा है और ये यहाँ कैसे आ गया, यहाँ पर कैसे आ गया? इसको हमने बचाया है नागराज, और हम ही इसको यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि ये हमको वे सबूत देगा जो ये सिद्ध करेंगे कि तुम ही दिव्य खजाने के असली वारिस हो। क्या मतलब? यानी जिस बात को कुलदेव कालजयी प्रमाणित कर चुके हैं उसे दुष्ट नागमणि प्रमाणित करेगा। और आप इस मामले में न्याय करने वाले कौन होते हैं? कौन है आप और ये फेसलेस? देवलोक देवता होते हैं नागराज, भगवान नहीं। वे लोग भी गलती कर सकते हैं। पुराणों में इस बात के अनगिनत प्रमाण हैं, और हम कौन हैं इसका पता भी तुमको अतिशीघ्र चल जाएगा। और अब तुम चुपचाप बैठकर नागमणि की बातें सुनो। अधिकार से भरी वेदाचार्य की आवाज़ सुनकर नागराज चुपचाप बैठने पर विवश हो गया। कौन है ये वृद्ध व्यक्ति? और ये फेसलेस और वृद्ध व्यक्ति का कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सावधान रहना होगा। परंतु ये फेसलेस कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। वेदाचार्य के एक इशारे पर प्रोफेसर नागमणि टेप की तरह चालू हो गया। नागराज शिशु अवस्था में मुझे तब मिला था जब मैं विलक्षण जाति वाले सर्पों के विष की तलाश में इसी जंगल में आया था। तब मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। वह आवाज़ पास के मंदिर से आ रही थी। यह बच्चा नागराज ही था। मैं उस पर नज़र पड़ते ही चौंक गया। उस बच्चे में एक भयंकर विषयुक्त सर्प के लक्षण मौजूद थे, और मैंने उस बच्चे को मंदिर के पुजारी से मांग लिया। दोस्तों, ये वही सीन है जो नागराज की प्रथम कॉमिक्स में था। हमने, अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज पढ़ सकते हैं, जो हमने इस खजाना सीरीज से पहले खजाना कॉमिक्स से पहले अपलोड की है। उसने एक मनगढ़ंत कथा सुनाते हुए वह बच्चा मुझे खुशी खुशी सौंप दिया। यह मैं नहीं जानता था कि उस पुजारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर वह बच्चा लेकर मैं वहाँ से चला गया। और जब मैं अपनी लेबोरेटरी में मैंने बच्चे के खून की जांच की तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। बच्चे के खून में लाल रक्त कणों के साथ साथ सूक्ष्म रूप में सर्प भी मौजूद थे। यह रहस्य मेरी समझ के बाहर था। नागराज को बनाने का श्रेय मैंने ज़रूर लिया, लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शक्तियाँ उसके पास पहले से ही रही थीं। मैंने सिर्फ उनको उन अद्भुत सर्प शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। और फिर नागराज के मस्तिष्क में एक मानसिक अवरोध लगाकर मैंने उसको आतंकवादियों के बीच नीलामी के लिए पेश किया। और नागराज के विषय में इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। यही वो सीन है नागराज की प्रथम कॉमिक्स का। लेकिन नागराज का मस्तिष्क पढ़ने के बाद बाबा गोरखनाथ ने नागराज को जो कहानी बताई थी वह तो यह नहीं थी। गोरखनाथ ने वही कहानी जानी जो मैंने नागराज के मस्तिष्क में भरी थी। गोरखनाथ नागराज के गुरु हैं। वह मैंने इसलिए किया था ताकि नागराज हमेशा मुझे अपना आविष्कारक मानता रहे और मेरे वश में बना रहे। सच्चाई का पता भी चल जाएगा। तुमने बताया कि वह मंदिर यहीं आसपास ही है, हमको वहाँ लेकर चलो। शायद वहाँ से पता चल सके कि वह शिशु मंदिर से कहाँ गया था। लेकिन मंदिर पहुंचकर निराशा ही हाथ लगी सबके। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मेरे पिता इस मंदिर के पुजारी थे, और उनका स्वर्गवास हुए तो वर्षों बीत गए। हल्का सा याद पड़ता है, परंतु वह शिशु कहाँ से आया यह तो शायद बाबा भी नहीं जानते थे। अगर जानते तो कभी ना कभी मुझे ज़रूर बताते। यानी तुम उस शिशु के विषय में कुछ नहीं जानते? ओह, यानी ये समस्या वहीं की वहीं। अरे, पानी की कलकल की आवाज़। मंदिर के पास कोई नदी बहती है क्या? हाँ, एक नदी तो है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ कि वह शिशु इस मंदिर तक कैसे पहुँचा था। मेरे साथ आओ नागराज। लेकिन इस दुष्ट नागमणि का क्या करें? इसको यहीं पर बांध कर छोड़ दो। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नागमणि को सर्प बंधनों से जकड़ने के बाद नागराज वेदाचार्य के साथ नदी के किनारे पर जा पहुंचा। नदी का बहाव किधर से आ रहा है नागराज? उस पुराने किले की तरफ से, जहां नागपाशा का अड्डा था।
मैं जानता था। आओ, हमको नदी के बहाव की विपरीत दिशा की तरफ बढ़ना है और उसी से साबित हो जाएगा कि नागराज के खजाने के वारिस तुम ही हो। मुझे तो इसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं। आखिर नदी के बहाव का मेरे जीवन के तथ्यों से क्या संबंध? संबंध था और अटूट संबंध था, और इसका सबूत कई वर्षों बाद तक भी नहीं मिटा था। रुको नागराज, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ संकेत दे रही हैं कि यह नदी के किनारे आसपास कुछ विशेष है। हाँ, लगता तो है, क्योंकि यहाँ कुछ पशु पक्षियों के हड्डियों के अवशेष पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका मांस पिघलकर इन हड्डियों से अलग हो गया हो। लेकिन इन हड्डियों से मांस जैसे अलग हुआ है, वैसे तो सिर्फ मेरे जहर से ही होता है। लेकिन मेरा जहर इनके शरीर में कैसे पहुँचा, जबकि आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया? तुम यहाँ आए हो नागराज, आज से पहले बचपन में तुम यहाँ आए हो, और इस नदी का बहाव तुम्हें यहाँ लेकर आया है, और इस बात का प्रमाण यहाँ आसपास ज़रूर मिलेगा। ढूंढो उसे। तलाश जल्दी ही रंग लाई। ये झाड़ियाँ कुछ अजीब सी लगती हैं। नदी में उगी उन विशेष झाड़ियों का हल्का नीला रंग बताता है कि जब कभी न कभी यहाँ मेरे जहर के प्रभाव में ज़रूर आई हैं। उन्हीं झाड़ियों में बसे जहर की वजह से यहाँ का पानी जहरीला हो गया है, जिसे पीने वाले पशु पक्षी जहर के प्रभाव से पिघल गए। एकदम सही कहा तुमने नागराज। और ऐसा तब हुआ था जब तुम बालक के रूप में बहते हुए इन विशेष झाड़ियों में आ फंसे, और तुम बालक के रूप में नदी में इसलिए बहते हुए यहाँ पहुँचे क्योंकि तुम्हें मृत समझकर नदी में फेंक दिया गया था। मृत समझकर? लेकिन मेरे चाचा नागपाशा ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी। नागपाशा ने तुमको जो कुछ सुनाया था वह मनगढ़ंत था, झूठ था। तुम्हारा वास्तविक अतीत क्या है ये तुम्हें हम बताते हैं। आप मेरे अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। राज जोशी वेदाचार्य से ना कुछ छिपा है, ना ही तुम्हारे पिता राजा तक्षक राज ने हमसे कुछ छिपाया है। हाँ नागराज, ध्यान से सुनो। तो यहाँ से शुरू हो रही है नागराज की असली गाथा। इसी शताब्दी के शुरू के सालों की बात है। तक्षक नगर नाम का एक नगर था, जिस पर वीर प्रतापी, न्याय और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा तक्षक राज किया करते थे। चूँकि तक्षक राज की पिछली सभी पीढ़ियाँ हजारों वर्षों से सर्पों की पूजा करती आ रही थीं, इसलिए वह भी सर्प के बहुत बड़े भक्त थे। सर्पों के प्रताप के बल पर ही तक्षक राज को एक अकल्पनीय खजाना प्राप्त था, जिसकी रक्षा के लिए कुल देव सर्प देवता कालदई सदैव तैनात रहते थे। खजाने में भरे असंख्य सर्प मणियाँ और हीरे जवाहरातों के स्वामी होने के साथ साथ राजा तक्षक राज एक और बेशकीमती हीरे के स्वामी थे, जिसका नाम था रानी ललिता। अत्यंत रूपसी, शालीन और धार्मिक रानी ललिता राजा को बेहद प्रिय थीं और चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली थी। दुख था तो मात्र एक बात का कि राजा तक्षक राज के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, उस ज़माने में जब हम बच्चे थे, उस टाइम पे ये राजा महाराजाओं की कॉमिक्स बहुत आती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम राजा महाराजाओं के सीरियल भी देखते थे। रामायण महाभारत, हमें ऐसे संस्कार दिए गए थे कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये कहानियाँ लोग पसंद नहीं करते, आज की जनरेशन, क्योंकि उन्हें तो देखने को कुछ और ही मिलता है, फालतू की चीज़ें देखती रहती है। वी आर लकी। विवाह के काफ़ी समय तक भी रानी ललिता निसंतान थी। रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा के लिए प्रसन्नता का कारण था। भय तक्षक राज के ना कोई संतान है और ना होने वाली है, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात तक्षक नगर राज्य और खजाने का स्वामी एक ही व्यक्ति बनेगा, मैं नागपाशा। मैं, सिर्फ मैं। हा 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 हा। नागपाशा को राजा और खजाने का स्वामी बनने के लिए राजा तक्षक राज की मृत्यु की प्रतीक्षा थी, लेकिन तभी वह चमत्कार हो गया। निरंतर 25 वर्षों से पूजा के थाल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर तुम नियमित हमारी अर्चना कर रही हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। कुल देवता कालजई ने रानी की मुराद पूरी कर दी थी।
जिसे सुनकर खुशी से नाच उठे राजा तक्षकराज। ओहो प्रिय, कुल देवता ने हमारी सुन ली, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो, कुल देवता के प्रताप से राजा का वंश चलाने वाला तो पैदा होगा। हर कोई प्रसन्न था, नागपाशा को छोड़कर। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर रानी के पुत्र पैदा हो गया तो इस राज्य और खजाने को प्राप्त करने का मेरा स्वप्न चूर चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्र। अगर वह पैदा हो गया तो राज्य का कानूनी वारिस वही हो जाएगा और कालजयी उसी को खजाना छूने देगा जो राज्य का असली वारिस हो। कड़ाक। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कैसे कैसे रोकूं इस होनी को? शीघ्र ही। हाँ, यही एकदम ठीक रहेगा। कुल देवता कालजयी ने ही वरदान दिया है और वो ही अभिशाप भी देगा, और ऐसा बहुत जल्द होगा। चट। संभल कर प्रिय, कुल देवता के वरदान से जब से हम गर्भवती हुए हैं आप हमारा ख्याल बहुत बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे हम कोई बच्चे हैं। रखना ही पड़ता है, आखिर तुम हमें अनमोल उपहार देने जा रही हो। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाइए और दरबार में पहुंचिए। हमें भी कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाना है। राजा के जाने के बाद रानी ने कुछ देर पहले अपने हाथ से सजाई पूजा की थाल उठाई और उसे कुल देवता के सामने लेकर पहुंची। भोग स्वीकार करें देवता। कुल देवता कालजयी ने प्रसन्न भाव से भोग स्वीकार करने के लिए पूजा की थाली से कपड़ा हटाया और इसी के साथ ओहो, क्रोध भरता चला गया कालजयी की आंखों और स्वर में। पूजा की थाली में आज पूजा की सामग्री की बजाय तुमने मरा हुआ नेवला लाकर हमारा घोर अपमान किया है। तुम्हें इसका अत्यधिक कठोर दंड मिलेगा। यह कैसे हुआ कुल देवता? मुझे नहीं पता। मैंने तो थाली में भयभीत रानी को हिस अपनी सफाई में कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिला। फुसफुस, क्योंकि उससे पहले ही कालजयी की भीषण विस्फुंकार का शिकार बनी रानी कक्ष के बाहर आगरी। उफ, रानी कुल देवता के कोप का भोजन बन गई। जंगल की आग की तरह फैली इस सूचना ने मानो सभी के हृदयों पर दुख का पहाड़ रख दिया। राजा तक्षकराज की दशा तो पागलों जैसी हो गई। कुछ कीजिए वैद्य जी, क्षमा करें राजन, मैं अपने सभी प्रयत्न करके हार चुका हूँ। संसार में हर सर्प विष का मैं चुटकियों में उतार सकता हूँ, लेकिन ये सर्प देवता कालजयी का विषय, इसे मैं क्या कोई भी नहीं उतार सकता। उफ, नहीं नहीं। अपने प्रयासों में विफल हुआ राजा तक्षकराज कुल देवता कालजयी के समक्ष पहुंचकर गिड़गिड़ा उठा। यह आपने क्या किया कुल देवता? बिना कुछ सोचे समझे ही एक निर्दोष को इतना बड़ा दंड डाला। ये कैसा न्याय किया देव आपने? ये कैसा न्याय किया? दोष रानी का ही था राजन, उसे थाली का निरीक्षण करके ही यहाँ लाना था। अब चूंकि अपने विष के प्रभाव से हम भी समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम विवश हैं। अगर ऐसा है देव, तो अपनी रानी के बिना हम भी जीवित नहीं रहना चाहते। आपके सामने सिर पटक कर यही जान दे देंगे हम। धड़च धाड़, धड़च धाड़। एक भक्त अपने देवता के सामने अपनी जान देने पर उतारू था, तो देवता कैसे न पसीजते। ठहरो राजन, एक उपाय है जिससे रानी के प्राण बच सकते हैं। क्या देव? जल्दी से बताइए। रानी का शरीर एक नहीं बल्कि दो हैं, एक उसका खुद का और एक उसके गर्भ में पलते बालक का। इसलिए हम उन दोनों में से एक शरीर को बचा सकते हैं। रानी के शरीर का जहर रानी के गर्भ में केंद्रित कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, रानी की जान या बच्चे की जान? राजा को निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगा। उस बालक से भला क्या मोह करना देव, जो अभी इस संसार में आया भी नहीं है। इसलिए मैं रानी को बचाना चाहता हूँ। ठीक है। इतना कहकर कुल देवता ने एक विचित्र सी मणि राजा के हाथ पर उगल दी। ये चमत्कारी मणि है, इसे राजवैद्य को दो, जो इसे घिसकर औषधि के साथ रानी को पिलाएगा। इसके प्रभाव से हमारा सारा विष धीरे धीरे रानी के गर्भ में पलते बालक के शरीर में समाता चला जाएगा। चूँकि बालक के जन्म से पहले सारा विष उसके शरीर में समा चुका होगा, इसलिए वह बालक रानी के गर्भ में मृत पैदा होगा। मणि लेकर राजा तक्षरा दुखी मन से कक्ष से बाहर निकल आए और देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई। उफ,
अब राजा का नाम लेने वाला कोई ना होगा, क्योंकि वैदराज कहते हैं कि कुल देवता के प्रभाव से रानी की कोख बिल्कुल ही सूख गई है। रानी सदा के लिए बांझ होकर रह जाएगी और इस तरह राज्य और खजाने का स्वामी बनूंगा मैं। रानी की पूजा की थाली में मरे हुए नेवले की वजह से यह अनर्थ होगा। ये तो मैं उसी समय जानता था जब मैंने बड़ी सफाई से यह थाली बदली थी। अब बस रानी के गर्भ में से मृत बच्चे के जन्म लेने की देर है। फिर देखता हूँ कालजयी वैसे कैसे वह खजाना मुझे नहीं सौंपता। ठीक समय पर, जैसा कि अपेक्षित था, रानी ललिता के गर्भ में से मृत बच्चे यानी ये शायद तुम्हारा जन्म हुआ। मृत? लेकिन मैं तो जीवित हूँ, और न केवल जीवित हूँ बल्कि आपके हिसाब से मेरी आयु लगभग 75 या 80 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, यहीं पे नागराज की एज पता लगी थी कि इसकी आयु 75 या 80 वर्ष की है। यही तो वह रहस्य है नागराज जिसने हमें संशय में डाल रखा है। इसी रहस्य से तो हमें पर्दा उठाना है। लेकिन यह सब बाद में, पहले आगे की कहानी सुनो। रानी ललिता बच गई और उसकी कोख से काल देवता के जहर से नीले पड़े बालक का जन्म हुआ, जिसे राजवैद ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था। लेकिन उनकी घोषणा से किसी को हैरानी नहीं हुई कि सभी जानते थे कि ऐसा ही होगा। अब इस बालक का क्या किया जाए राजन? परंपरा के अनुसार जिस बालक की या व्यक्ति की मृत्यु सर्पविष से हो जाती है, उसे ना तो गाड़ा जाता है और ना ही जलाया जाता है, उसे नदी में बहाया जाता है। इसलिए हमारे इस पुत्र को भी नदी में बहा दो। इतना कहकर फफक पड़े थे राजा तक्षकराज। जबकि खुशियां मनाता हुआ कुल देवता कालजयी के समक्ष पहुंचा था। नागपाशा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कालजयी कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांडी कोई भी शक्ति इस खजाने के पास नहीं फटक सकती। लेकिन आज मैं इस खजाने को हासिल करने आया हूँ और तुम्हें इसे शहर मुझे सौंपना होगा, क्योंकि नियमानुसार भैया तक्षकराज की मृत्यु के बाद अब सिर्फ मैं इसका हकदार हूँगा। हट जा एक तरफ कालजयी और यह खजाना मुझे हासिल कर लेने दे। नागपाशा खजाने की तरफ कदम बढ़ाया तो सावधान नागपाशा, खजाने की तरफ अगर एक भी कदम बढ़ाया तो उसका परिणाम भयंकर होगा। तू इस खजाने का हकदार जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो इसका असली हकदार जीवित है। क्या मतलब? मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा नागपाशा, इसलिए भाग भाग तू यहाँ से। कालजयी की उस प्रतिक्रिया ने नागपाशा के क्रोध को भड़का दिया और अपनी तलवार खींचकर उसकी तरफ झपटा। कालजयी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट। लेकिन तड़, कालजयी की पूंछ का वह तेज प्रहार नागपाशा के चेहरे के लिए अभिशाप और उसके जीवन के लिए वरदान साबित हुआ। फच, हिस। ओहो, मुझे विष और अमृत से भरे इन पात्रों को ऐसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था। मेरे प्रहार से नागपाशा इन पात्रों पर एक साथ गिर गया। अब जहाँ विष उसका चेहरा बदसूरत कर देगा, वही अमृत उसको अमर कर देगा। जी हाँ, यहीं पे नागपाशा अमर हुआ था। नागपाशा चीखता हुआ बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ और इधर बालक को लहरों के हवाले कर दिया गया था और उसे अपने साथ भागकर न जाने कहाँ ले गई थी। और दूसरी तरफ सर्प महल में जब राजा तक्षकराज को नागपाशा की दशा का पता चला, उफ, कुल देवता ने ये क्या किया? मुझे तुरंत ही उनसे मिलना होगा। तक्षकराज कुल देवता के पास पहुंचे तो उन्हें सारी बात का पता चला। ओहो, तो ये सब नागपाशा की धरा है। उफ, सगा भाई होते हुए भी उसने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। होश मार दीजिए उसे। अपने पुत्र के उस हत्यारे को हम अत्याधिक कठोर दंड देंगे। लेकिन आपके कथनानुसार लगता है कि शायद मेरा पुत्र जीवित हो। मेरे पुत्र जीवित रहने के लिए यही आशा बहुत है। महल में आते ही उन्होंने राजा जोशी वेदाचार्य अर्थात हमें अपने पास बुलाया और कहा, यह सब अनर्थ खजाने की वजह से ही हुआ है। इसलिए हम अपना सारा खजाना तिलिस्म में रखवाना चाहते हैं, जो हमारे पुत्र के नाम से बांधा जाएगा। और अगर वह जीवित होगा
तो एक न एक दिन वह इस तिलिस्म को तोड़कर ज़रूर खजाना हासिल करेगा। आप पहुँचे हुए जोशी हैं। नक्षत्र, ग्रह और शिल्पियों की सहायता से आपने एक जटिल तिलिस्म का निर्माण करना है। जो आज्ञा राजन। फिर हमारी देख रेख में बनाए गए तिलिस्म में वह खजाना और तुम्हारे जीवन संबंधित सारी घटनाओं को लिखकर एक पांडुलिपि में के रूप में रख दिया गया और कुल देवता कालजयी से प्रार्थना करके उन्हें खजाने का प्रमुख रक्षक बना दिया गया। और इसी तिलिस्म को तोड़ा था नागराज ने नागपाशा कॉमिक्स में। नागपाशा, जो कि अब अमर हो चुका था, को जब यह सूचना मिली कि खजाना उस हाथ से निकल जाने की वजह से वह ऐसा आग बबूला हुआ कि उसने राजा तक्षक राज व रानी ललिता की हत्या कर दी। खचाक। और फिर नागपाशा अपने गुरु की मदद से तुमको यानी खजाने के असली हकदार को ढूंढने में जुट गया। तब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो उसने उन सपनों को तरंगों के रूप में भेजना शुरू कर दिया। चले आओ, चले आओ, चले। यही वो सीन था शाकुरा के चक्रव्यूह कॉमिक्स का पहला फ्रेम, जिसमें उसे सपने आ रहे थे जो तुमने देखे और उनके पीछे पीछे नागपाशा के किले तक आ गए। ओहो, तो मेरा चाचा नागपाशा ही मेरे माता पिता का कातिल है। हाँ नागराज, अब इस कहानी में सिर्फ एक कड़ी गायब है। वह यह है कि तुम बीच के 40 या 50 साल तक किस स्थिति में रहे और इस दौरान तुम्हारा विकास क्यों नहीं हुआ। खैर, यह रहस्य भी कभी ना कभी पर्दे से बाहर आ जाएगा। अभी तो हमें खजाने को तुम्हारे हवाले करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना है। कहाँ है वह खजाना? मेरी पोती के पास सुरक्षित रखा है। आपकी पोती? लेकिन वह खजाना तो फेसलेस ले गया था। हाँ, वह भी हमारा ही आदमी है। आओ चलते हैं वापस। पर ये फेसलेस है कौन? फेसलेस यानी रूपहीन। जिसका रूप ही ना हो उसकी पहचान भला कौन कर सकता है नागराज? लेकिन वापस मंदिर में। अरे पुजारी जी की हालत किसने की? और नागमणि भी गायब है, पर कैसे? पुजारी जी को खोलो, यही हमारे प्रश्नों के उत्तर देगा। मुक्त होते ही पुजारी जी ने बताया, आप लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद मैं भगवान का भोग लेकर मूर्ति की तरफ जा रहा था कि तभी मेरे सिर पर पीछे से एक वार हुआ। यह वार किसने और कैसे किया मुझे नहीं पता। होश में आने पर मैं एक खंभे से बंधा हुआ था, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब वह दुष्ट ने क्या गुल खिलाएगा? वह दिन जब आएगा तब उससे भी निपट लेंगे। अभी तो वापस चलते हैं। हमारे कॉटेज में हमारा इंतज़ार कर रही है हमारी पोती भारती। स्वागत है नागराज, यह है मेरी पोती, यह नागराज भारती। ये भारती पहली बार दिखी थी, बिल्कुल एकदम बच्ची की तरह दिख रही थी। आओ नागराज, तुम्हारा खजाना तुमको सौंप कर हम दादा पोती भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। भारती ने एक मूर्ति के साथ छेड़खानी की और घर्र फर्श का टुकड़ा एक तरफ सरक गया। आइए, बड़ी अनोखी जगह है, दादाजी की बनाई हुई है। जिस आदमी ने कई जटिल तिलिस्म बनाए हैं उसके लिए इस जगह को बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भारती नागराज को सीधे नीचे तहखाने में ले गई जहाँ सामने रखा था खजाना। ये तुम्हारा है नागराज, और तुम इसको जो चाहे वो कर सकते हो। मुझे इस खजाने से कोई मतलब नहीं है भारती। मुझे तो वह पांडुलिपि चाहिए थी जिसमें लिखा हुआ है मेरा अतीत। शायद इससे मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकें जिन्हें अब तक रहस्यों ने अपने पर्दे में छिपाए रखा है। नागराज की आंखों में आंसू थे। इसमें सिर्फ वही लिखा है नागराज जो मैंने तुमको बताया है, ना कम ना ज़्यादा। वैसे इस खजाने का तुमने क्या करने की सोची है नागराज? अभी तक तो कुछ खास नहीं, लेकिन यह खजाना मेरे देश और देशवासियों की अमानत है और इसको मैं उन्हीं की भलाई के लिए खर्च करूँगा। शाबाश नागराज, तुम भी अपने पिता की तरह ही अपने से ज़्यादा देशवासियों के विषय में सोचते हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, और मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तू मेरा भतीजा है नागराज, ऐसा मूर्ख भतीजा जो अपना खजाना गैरों पर लुटाने की सोच रहा है। नागपाशा, तू यहाँ तक कैसे आ गया? वैसे तो पहले मेरे गुरु को शक हुआ था कि खजाना उड़ाने के पीछे वैदाचार्य का हाथ है। हम बुड्ढे की तलाश के लिए यंत्रों से छेड़खानी कर ही रहे थे कि यंत्र नागराज के शरीर की तरंगें पकड़ने लगा।
बस फिर क्या था, यंत्रों की मदद से मैं इस स्थान का पता लगाकर मैं यहाँ तक आ गया, ताकि अपना खजाना तो वापस ले ही जाऊँ। अच्छा हुआ तू अपने आप मेरे पास आ गया नागपाशा, वरना मुझे अपने माता पिता के हत्यारे की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। ताड़। ओहो, यानी बुढ़े वैदाचार्य ने तुझे सब बता दिया है। तब तो इसने तुझे यह भी बता दिया होगा कि खचाखच खून उतर आया था नागराज की आंखों में। क्रोध में मैं यह भी भूल गया था कि नागपाशा ने अमृत पिया हुआ है। अमर हो गया है नागपाशा, अब वह मर नहीं सकता। ठप्प। लेकिन जिसे चाहे उसे मार सकता है। सटैक। श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को अमृत प्रदान किया था नागपाशा, लेकिन वह वरदान नहीं, शाप था। और वही शाप देव कालजयी के जरिए किस्मत ने तुझे दिया है। क्यों? क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तेरे जैसा पापी मरकर दुनिया से छुटकारा पा जाए। वह तेरी हालत मौत से भी बदतर करना चाहती है, ताकि तू जिंदा रहे और दुनिया तुझ पर थूके। धाड़। चाचा के पैर छूने की बजाय उस पर दुनिया से थुकवाना चाहता है भतीजे? तब तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी उम्र भी मुझको लग जाए। तड़ाक। नागराज वार तो बचा गया, लेकिन हवा में उड़े पत्थर के एक टुकड़े ने उसके होश आवाज़ छीनकर उसको नागपाशा के रहमो करम पर डाल दिया। मुझे तो रोना आ रहा है। मेरा एकमात्र रिश्तेदार भी संसार से विदा हो रहा है और ये दुखदाई काम मुझको अपने ही हाथों से करना पड़ रहा है। हम तुम्हारी आत्मा को दुखी नहीं होने देंगे नागपाशा। नागराज तुम्हारे हाथों से नहीं मरेगा। धड़ाक। आहा, बहुत जान बाकी है तेरी बूढ़ी हड्डियों में वैदाचार्य। ला, इसको चूर चूर करके रख दूं। बेकार कोशिश मत करो नागपाशा। मेरा सिद्धि ताबीज़ तुम्हारे हर वार को रोक सकता है। तो अगर मुकाबला लात घूंसों से ही तय होना है तो यही सही। वैदाचार्य में हाथी सा बल अब तक तो बाकी था, परंतु वह अमृत पिए हुए नागपाशा के बल के सामने फीका था। ताड़। आहा, एक ही बार में वैदाचार्य का सिर घूम गया, लेकिन नागपाशा को दूसरा वार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि होश में आ चुका नागराज और भारती एक साथ उस पर टूट पड़े थे। तड़ाक धड़ाक। ओहो, ये तीनों मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुझ पर अलग अलग वार कर सकते हैं। इनसे निपटने के लिए मुझे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, और वह शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने गुरु से संपर्क बनाना होगा। नागपाशा ने अपने गुरु से न जाने कैसे संपर्क किया, और ये बदल गया एकदम नागपाशा का रूप। 5 सिर और 4 हाथ। ये क्या हो रहा है? नागपाशा के शरीर में अचानक बदलाव कैसे? यह जानने की क्या जरूरत है? मरने के बाद इस जानकारी का तुम लोग आखिर करोगे क्या? ताड़ धड़ाक। उफ, असाधारण शक्ति भरी हुई है इस बार में, जिसने भारती और बाबा को बेहोश कर डाला। मुझे भी इसके वालों से बचना होगा, वरना मेरा हाल भी इन दोनों के जैसा होगा। आहा, धड़ाक। संभल पाने से पहले ही नागपाशा ने उसे दबोच लिया। आहा, अब तू मेरी पकड़ आया है, मेरी पकड़ में भतीजे, और इस शिकंजे से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि यह शिकंजा मेरे गुरु की असाधारण यांत्रिक शक्ति का कमाल है। वे अपनी प्रयोगशाला से ऐसी विशेष तरंगें भेज रहे हैं जो मेरे शरीर से टकराकर ठोस 3 आयामी वस्तुओं का रूप ले रही है। ये कवर पर का सीन था। अपनी मौत को जी भर कर देख ले नागराज, क्योंकि कुछ ही पलों में तेरी आंखें अपने कटोरों से बाहर उबलाएंगी। आहा, इसकी पकड़ से छूटना सचमुच मुश्किल काम है, लेकिन इसके गुरु द्वारा भेजी गई विशेष 3 आयामी तरंगों को इसी शरीर में ही क्यों ग्रहण कर रहा है? मेरा क्यों नहीं? ज़रूर जवाब साफ है। इसके पास ज़रूर कोई ऐसा यंत्र है जो इन तरंगों को ग्रहण कर रहा है, और उस यंत्र को रखने की सबसे अच्छी जगह बेल्ट ही हो सकती है। सोडांगी। नागराज के शरीर में वास करने वाली सोडांगी
नागराज के शरीर में से निकलने से पहले ही उनके मानसिक विचारों को जान चुकी थी और अगले ही पर नागपाशा के शरीर से उसकी बेल्ट अलग हो गई और नागपाशा अपने सामान्य रूप में वापस आ गया। ये क्या हो गया? यानी मेरा ख्याल सही निकला, तरंगों का रिसीवर इसी बेल्ट में ही था। अब आपका क्या ख्याल है चाचा, अपने आप को मेरे हवाले कर रहे हो या नहीं? धड़ाक। अपने चाचा को हारा हुआ मत समझ नागराज। एक लड़ाई हारने का मतलब युद्ध हारा नहीं होता भतीजे। कड़म। तो फिर मैं तुमको युद्ध में ही हरा देता हूँ नागपाशा। ओह, तू खामखा बार बार मेरा सिर काट रहा है भतीजे। तू जानता है कि हर बार फिर से जुड़ जाएगा। खच। इस बार नहीं चाचा, क्योंकि इस बार भतीजे का फुटबॉल खेलने का मूड है। ठप्पा। और मैं वह खिलाड़ी हूँ जो फुटबॉल को गोल तक नहीं पहुँचने देता हूँ। हवा में लहराकर नागपाशा की तरफ बढ़ती उसकी खोपड़ी हर बार नागराज की ठोकर खाकर पलटती रही। ठाक। और आखिरकार धाड़। वैदाचार्य, इस खोपड़ी को पकड़ कर रखिए। आपकी फौलाद की पकड़ से छूट कर ये कहीं नहीं जा सकती। और नागपाशा मेरी गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता। तड़ाक। क्योंकि असली खोपड़ी के बगैर ये कुछ भी नहीं देख सकता। एक बार इसको अच्छी तरह से पीट कर बेदम कर दूँ, उसके बाद इसको अपनी नागरस्सी के ऐसे शिकंजे में जकड़ कर छोड़ूंगा जिससे ये अमर नागपाशा कयामत तक बाहर नहीं निकल पाएगा। धमम। इसी वक्त नागपाशा के किले में बनी प्रयोगशाला में, ओह यह क्या हुआ गुरुदेव? नागपाशा से हमारा संपर्क एकाएक टूट गया है। ज़रूर वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा कैटुकी। उसे बचाना होगा कैटुकी, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन गुरुदेव, नागपाशा ने तो अमृत पान किया हुआ है, उसका भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है? मैं मर नहीं सकता। उसके अंग काट काट दो तो वे फिर से आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब उनको आपस में जुड़ने दिया जाए। अगर अंगों का आपस में ही स्पर्श ना हो पाए तो वे जुड़ेंगे कैसे? ये सच है कैटुकी कि नागपाशा मर नहीं सकता, परंतु यह भी सत्य है कि उसको आसानी से बंदी बनाया जा सकता है। मैं उसको वापस बुला रहा हूँ अभी। और अगले ही पल कॉटेज में नागराज और भारती की विस्फारित आंखों के सामने से नागपाशा का एक रोशनी के झमाके के साथ गायब हो गया और साथ ही साथ गायब हो गई वैदाचार्य के हाथों में थमी उसकी खोपड़ी। यह क्या? ऐसा लग रहा है जैसे खोपड़ी गायब हो रही है, पर कैसे? नागराज से सारी बात जानने के बाद, ओह, ये जरूर नागपाशा के गुरु का काम होगा। वह एक विलक्षण यांत्रिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। खैर, अब क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हमको खजाना लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए नागराज। नागपाशा यहाँ पर ज़रूर वापस आएगा। उसको हमने एक बार तो हरा दिया है, लेकिन बार बार ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है। हमको खजाना बचाना है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? महानगर, जहाँ पर सारा इंतजाम पहले ही किया जा चुका है नागराज। और फिर महानगर स्थित एक मकान में तो नागराज आई पहुंचा महानगर में। इस मकान को मैंने ख़ास तौर से बनाया है नागराज। इसमें कई गुप्त कमरों के साथ साथ बाहर जाने के गुप्त रास्ते भी हैं। यह मकान एक छोटा मोटा किला है नागराज। लेकिन इतनी सुरक्षा किस लिए वैदाचार्य? खजाने के लिए? नहीं नागराज, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता वैदाचार्य। मेरा घर तो पूरी दुनिया है, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। दुनिया भर में घूमने वाले और भी कई हैं नागराज, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक ठिकाना ज़रूर होता है जहाँ पर वह जब चाहे तब लौट कर आ सके। अपने आप को ध्यान से देखो नागराज।
तुम कितना अकेले हो, तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम तो सिर्फ आतंकवाद ख़त्म करने वाली एक मशीन बनकर रह गए हो, लेकिन फिर भी तुम आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए। आतंकवाद तभी ख़त्म होगा जब तुम समाज को संगठित करके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दोगे। और यह काम सिर्फ समाज के बीच में रहकर ही किया जा सकता है। आपका कहना सही है वैदाचार्य, मैं सचमुच कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन समाज में अलग रहने के लिए विवश हूँ। आतंकवाद के खिलाफ की गई एक लंबी लड़ाई ने मेरे दुश्मनों की लिस्ट को काफ़ी लंबा बना दिया है और वे मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं समाज में रहा तो मेरे नए दोस्त ज़रूर बनेंगे और मेरे दुश्मन उनके ज़रिए मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ऐसा अभी अभी मेरी एक मित्र मानवी के साथ हो चुका है वैदाचार्य। मेरे कारण उस पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। अब आप ही बताइए, क्या मेरा समाज में रहना समाज को खतरे में डालना नहीं होगा? नहीं नागराज, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। कैसा हल? बताती हूँ। पहले ये बताओ कि तुम उस खजाने का तुमने क्या करने की सोची है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि यह खजाना समाज के कल्याण के लिए खर्च होगा। पैसा अगर बिना बढ़ाए खर्च किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा नागराज। इसलिए यह ज़रूरी है कि पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से वह बढ़ता रहे और उस बड़े पैसे को समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। बात में दम तो है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ बिज़नेस करके ही किया हो सकता है भारती, और बिज़नेस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सैटेलाइट चैनल में काम करती हूँ नागराज। हम अपने कई चैनलों के ज़रिए कई तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर प्रोग्राम समाज को बिगाड़ने वाले होते हैं। हम एक नया सैटेलाइट चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखा सकते हैं। ठीक है, उस चैनल का नाम हम भारतीय कम्युनिकेशन रखेंगे और उस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठोगे तुम नागराज। ना बाबा ना, मैं कंपनी से जुड़ा ज़रूर रहूँगा, लेकिन एक मामूली कर्मचारी की हैसियत से, वरना मेरी आतंकवाद के खिलाफ की जंग में बहुत रुकावटें आएंगी। पर चक्कर तो वही है, नागराज ऐसे खुलेआम समाज में नहीं रह सकता। मेरे दुश्मन अगले दिन ही उस कंपनी को उड़ा देंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। तुम आओ मेरे साथ। तुमको चाहिए समाज को दिखाने के लिए एक नया रूप, ताकि तुम समाज के साथ घुल मिल कर रह भी सको और तुम्हारे दुश्मन तुमको पहचान भी ना सकें। बस थोड़ी सी हाई नेक और ऊपर कर लो और तैयार हो गया नागराज का नया रूप। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिलिए अपने पुराने दोस्त से एक नए रूप में, मिस्टर राज के रूप में। अब दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा राज। यहीं पे बना नागराज का एक नया रूप, राज आया। राज और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा नागराज। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार खजाना सीरीज़ की खजाना कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और इसी में नागराज को पता चला कि उसके अपने माता पिता हैं तक्षशिला, रानी ललिता, उसका अपना खजाना है उसके पास, और वो महानगर में आता है, भारतीय कम्युनिकेशन में राज बनेगा अब वो। तो दोस्तों, ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि कुछ राज अभी बाकी हैं इस सीरीज़ के, जैसे कि नागराज के 40-50 वर्ष कहाँ पे गुजरे वो भी पता लगेगा, और इस सीरीज़ में हमें नागराज की जो है आयु भी पता लगी कि कम से कम 75 से 80 साल की है उसकी आयु। तो दोस्तों, ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए, ताकि हम ऐसी कॉमिक्सें और आपके लिए ला सकें। आज मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा शक्ति, कई दिनों से तेरे कारण हो रही है। मुंबई परेशान। राज कॉमिक्स में गमराज और शक्ति का रोमांचक हास्य कॉमिक विशेषांक, मूल्य 20 रुपये, जून 2001 में उपलब्ध। इस कॉमिक्स को भी हम लेके आएंगे। बता कहाँ भेज दिया तूने नागराज को? विसर्पी को उसकी मदद की सख्त ज़रूरत है। वह भूल चुका है कि वह नागराज है। 1946 AD, 2001 AD। इस वक्त 55 साल पहले इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहा है। स्वतंत्रता का संग्राम। मूल्य 25 रुपये, प्लस संख्या 80, अक्टूबर 2001 में उपलब्ध।
नागराज इतिहास का हिस्सा बन चुका है। क्या इतिहास को वर्तमान बनाकर विसर्पी की जान बचा पाएगा ध्रुव? शीघ्र आ रहा है ध्रुव एवं नागराज का ऐतिहासिक कारनामा, इस विशेष अंक के साथ एक मैग्नेटिक स्टिकर मुफ्त। दोस्तों, जब ये कॉमिक्स आई थी, आपको बता नहीं सकता, मैं इस कॉमिक्स को देख के इतना एक्साइटेड हो गया था कि इसके इंतज़ार मुझसे करा नहीं जा रहा था कि जल्दी आए कॉमिक्स, क्या धमाकेदार इसकी कहानी थी। और फिर ये कॉमिक्स हमारे पास आई। ये कॉमिक्स ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, नहीं पढ़ी है तो नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके इस कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नागराज से कि किसी और सीरीज़ में आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।